लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सेंट्रल मिलिट्री स्कूल के जीवू एंड ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के हानशेन के बीच फाइनल फाइट हुई थी। उस फाइट में सभी को लगा था कि हानशेन बस हार ही गया है, लेकिन एंड मोमेंट पर एक ट्विस्ट आता है एंड हानशेन वो बैटल जीत जाता है। सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए थे। अब आगे इंटनवैन एक्साइटमेंट के साथ कहती है, आज किंग ने मॉन्स्टर को हरा दिया है। अब हमारा किंग किंग नहीं रहा है, बल्कि वो एम्परर बन गया है, एक ऐसा इंसान जो कभी किसी से हार नहीं सकता है। एंड मैं अपने इस एम्परर को आप सभी की ओर से अपनी पहली सलामी देती हूँ। हम आज एक नए एरा का उदय देख रहे हैं। सभी लोगों को भी यही लगता था। इस फर्स्ट ईयर के बंदे ने आज वो कर दिखाया था जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। पूरे ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स सभी के लिए नाच रहे थे। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं अब सीन चेंज हो जाता है एंड हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। रात का समय था। अभी के लिए छत पर 2-3 लोग बैठे हुए थे। इनमें से एक जीवू, एक टैंगजैन और एक लिनफेंग था। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। टैंगजैन पूछता है, तो आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है हारने के बाद? इस पर जीवू कहता है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। हानशेन ने मुझे उस बैटल में थोड़ा सरप्राइज कर दिया था, इस वजह से मैं हार गया। तो ये सुनकर टैंगजैन पूछता है, आखिर उस आखिरी हमले में ऐसा क्या हुआ था जो तुम उस बैटल में हार गए? ये सुनकर जीवू याद करते हुए बताता है, हानशेन ने मुझ पर जो लास्ट एरो शूट किया था वो कोई नॉर्मल एरो नहीं था, बल्कि स्पिनिंग एरो था। ये सुनकर अभी के लिए टैंगजॉन और लिनफेंग दोनों ही चौंक गए थे। वो दोनों शौक के साथ कहते हैं, लेकिन हानशेन तो अभी के लिए कोई इवॉल्वर नहीं है, तो आखिर में वो स्पिनिंग एरो की स्किल कैसे जानता है? इस पर जीवू कहता है, ये बात तो मैं भी नहीं जानता। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, वो बंदा बहुत ही ज़्यादा औसम है। वेल बाय, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर मैं ज़िंदा रहा तो हम दोबारा से ज़रूर मिलेंगे। ये सुनकर लिनफेंग पूछता है, आखिर तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? तो जीवू उसे बताता है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी के लिए वॉर फील्ड पर जा रहा हूँ। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आर्चरी मैच खत्म होने के बाद मैं वहाँ पर जाऊँगा एंड अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। अगर वक्त मिला तो फ्यूचर में हम ज़रूर मिलेंगे। वैसे क्या तुमने कभी हानशेन से फाइट की है? ये सुनकर लिनफेंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है। जीवू वहाँ से चला गया था। टैंगजैन उससे इस बारे में पूछता है, तो लिनफेंग कहता है, अभी के लिए जीवू ये कह रहा था कि वो हानशेन को नहीं हरा पाया है, ऐसे में मैं भी हानशेन को नहीं हरा पाऊंगा। इस बात ने टैंगजैन को भी सोच में डाल दिया था। इधर हमें हानशेन को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए एक बीच पर मौजूद था। यानरेन ने अपना प्रॉमिस पूरा किया था। वो हानशेन को एक ट्रिप पर लेकर आई थी। उनकी ये ट्रिप अगले 4 दिन तक चलती है, जिसके बाद हानशेन वहाँ से सीधा स्टील आर्मर बेस आ जाता है। वो अभी के लिए अपने कमरे में था और अपने सामने मौजूद उस बीस्ट को देख रहा था, जिसे उसने वो क्रिस्टल खिलाया था। अभी के लिए उस बीस्ट को इवॉल्व होकर एक स्केर्डर रैंक का बीस्ट बनने में 1 महीने से ज़्यादा का समय लगने वाला था एंड हानशेन 1 महीना खाली तो बैठ नहीं सकता था। इस वजह से वो रिसर्च में लग जाता है कि आखिर उसे और भी स्केर्डर रैंक के बीस्ट कहाँ मिल सकते हैं। वो अभी के लिए स्केर्डर रैंक के बीस्ट के शिकार का प्लान बना रहा था। थोड़ा रिसर्च करने पर उसे पता चलता है इस डेमन वर्ल्ड में व्यूलोंग माउंटेन्स नाम की एक जगह है, जहाँ पर कई तरह के म्यूटेंट रैंक के बीस्ट एंड स्केर्डर रैंक के बीस्ट रहते हैं। वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक बार उस जगह पर 30 लोगों का ग्रुप गया था, लेकिन जिंदा सिर्फ 2 लौट पाए थे। ऐसा कहा जाता था कि इस डेमन वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ दी स्केर्डर रैंक के बीस्ट व्यूलोंग माउंटेन से ही आते हैं। यहाँ तक कि वो पर्पल लिजर्ड, जिसके पंख अभी के लिए उसके पास हैं, वो भी वहीं से आई थी। इस बारे में जानकर हानशेन डिसाइड कर लेता है कि वो अब यूलोंग माउंटेन जाएगा एंड पूरी तैयारी के साथ वो यूलोंग माउंटेन की तरफ रवाना हो जाता है। काफ़ी दिनों के सफ़र के बाद
फाइनली वो यूलोंग माउंटेन पहुंच गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे कहीं भी आसपास कोई बीस्ट नहीं दिखता है। हानशेन ने अपनी बॉडी पर अभी के लिए वेजिटेशन वाटर लगा रखा था। इसे उसने स्पेशल टीम के एक्सचेंज सेक्शन से खरीदा था। इस वेजिटेशन वाटर का यूज़ कर कर वो अपनी बॉडी की स्मेल आसपास मौजूद किसी भी बीस्ट से छिपा सकता है। ऐसे में उसके ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला था एंड आ भी रहा था। हानशेन अभी के लिए इन्हीं ख्यालों में गुम था, तभी अचानक से वहाँ पर एक मैमथ बीस्ट आ जाता है। हानशेन किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि उस बीस्ट का पीछा करेगा, क्योंकि इसका पीछा करने पर हानशेन को और भी बीस्ट मिल सकते थे। लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़ने पर पता नहीं कहाँ से अचानक एक बहुत बड़ा गोल्डन लायन आ जाता है, जो इस बड़े से मैमथ को अपने मुंह में दबा लेता है। उसने एक ही बार में इस बड़े से मैमथ को मार डाला था एंड अभी के लिए वो इस मैमथ को खा रहा था। हानशेन ये देखकर शॉक हो गया था। तो समझ गया था कि गोल्डन लायन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो दबे पांव वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जिस डायरेक्शन में वो भाग रहा था, वहाँ से अचानक से कई सारे म्यूटेंट रैंक के मैमथ बीस्ट आने लगते हैं। ये सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं थे, लेकिन झुंड में थे। ऐसे में अगर इनका सामना हानशेन से होता तो हानशेन बुरी तरह से घायल हो जाता। अभी के लिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो जल्दी से अपनी गिरगिट बीस्ट सोल बाहर निकालता है। हानशेन की बॉडी अचानक से ही आसपास के माहौल में घुलने मिलने लगती है एंड वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक से आसमान में कई सारे फ्लाइंग बीस्ट आ जाते हैं। हानशेन उन फ्लाइंग बीस्ट को देखकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है, क्योंकि इन फ्लाइंग बीस्ट की आईसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। ऐसे में गिरगिट बीस्ट सोल होने के बावजूद अभी के लिए हानशेन उनकी नज़रों में आ गया था। उन सभी बीस्टों को अपनी तरफ बढ़ता देख हानशेन जल्दी से अपनी जान बचाते हुए उस गोल्डन लायन के पास आ जाता है एंड उसकी बॉडी पर चढ़ जाता है। अभी के लिए उसे अपनी जान बचाने का यही एक रास्ता दिख रहा था, क्योंकि ये गोल्डन लायन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ऐसे में शायद ये फ्लाइंग बीस्ट उनके पास आने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत निकलता है। ये फ्लाइंग बीस्ट उसकी तरफ बढ़ना जारी रखते हैं, लेकिन जैसे ही ये गोल्डन लायन के पास पहुंचते हैं, अचानक से गोल्डन लायन अपने पंजों से ने एक के बाद एक मारना शुरू कर देता है एंड कुछ ही पलों में फ्लाइंग बीस्ट उन लोगों से दूर चले जाते हैं। अभी के लिए हानशेन वो स्टंट का यूज़ कर कर गोल्डन लायन से चिपक गया था, ताकि वो नीचे ना गिर जाए। वो गोल्डन लायन अब एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर हानशेन उस गोल्डन लायन से उतरने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़रें आसमान में पड़ती हैं। वहाँ पर अभी के लिए वो फ्लाइंग बीस्ट मौजूद थे, जो शायद इस गोल्डन लायन का पीछा कर रहे थे। उन फ्लाइंग बीस्ट में कई सारे म्यूटेंट रैंक के फ्लाइंग बीस्ट एंड 2 स्केयर्ड बर्ड रैंक के फ्लाइंग बीस्ट थे। ऐसे में अगर अभी के लिए हानशेन इस गोल्डन लाइन से नीचे उतर जाता तो वो बीस्ट हानशेन के पीछे पड़ जाते एंड हानशेन मारा जाता। इस वजह से उसे मजबूरी में इस गोल्डन लाइन से चिपके रहना पड़ता है। वो गोल्डन लाइन आगे बढ़ना जारी रखता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। इन दिनों उस गोल्डन लाइन ने बिल्कुल भी कोई आराम नहीं लिया था। वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। अभी के लिए हानशेन उस गोल्डन लाइन के साथ इतना आगे आ गया था कि अब वो अपनी डायरेक्शन भी भूल गया था कि उसे कहाँ जाना है एंड वो कहाँ से आया है। आगे बढ़ते बढ़ते वो गोल्डन लाइन फाइनली एक समुद्र के सामने आ गया था, लेकिन तभी अचानक से समुद्र से एक बड़ा सा सांप बाहर आता है, जो उस गोल्डन लाइन पर हमला कर देता है। लेकिन वो गोल्डन लाइन सिर्फ अपने एक पंजे से उस सांप को मौत के घाट उतार देता है। हानशेन काफ़ी ज़्यादा भूखा था, इस वजह से मौका देखकर वो जल्दी से उस स्नेक बीस्ट के एक मीट के टुकड़े को लपक लेता है एंड उसे खाना शुरू कर देता है। लेकिन उस टुकड़े को खाने के बाद अचानक से उसकी पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने स्केयर्ड बर्ड रैंक के बीस्ट स्नेक को खाया है, आपको एक जीन पॉइंट हासिल हुआ है। ये नोटिफिकेशन देख हानशेन मन ही मन हंसते हुए कहता है, ये स्केयर्ड बर्ड रैंक का स्नेक बीस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ रियलाइज़ होता है एंड उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो अच्छी तरह से जानता था
एक स्केर्ड ब्लड रैंक का बीस्ट बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होता था। इसके बावजूद इस गोल्डन लायन ने उस स्केर्ड ब्लड रैंक के बीस्ट को सिर्फ अपने एक ही पंजे से मार डाला था। तो आखिर में गोल्डन लायन इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, इसका शायद अब वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। इस बात ने उसे परेशान कर दिया था। तभी वो देखता है गोल्डन लायन ने सिर्फ आधा मीट खाया था एंड आधा मीट उसने वहीं पर छोड़ दिया था एंड उस बचे कुचे मीट को अभी के लिए वो फ्लाइंग बीस्ट खा रहे थे। शायद वो इसी वजह से गोल्डन लायन का पीछा कर रहे थे, क्योंकि गोल्डन लायन के साथ रहने की वजह से उन्हें मुफ्त का शिकार मिल जाता था। गोल्डन लायन अभी के लिए समुद्र के अंदर ही आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वो एक पहाड़ जैसा था, ऐसे में वो समुद्र में डूब नहीं रहा था एंड बहुत ही इजीली आगे बढ़ता जा रहा था। हाइंशेन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। वो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन आसमान में फ्लाइंग बीस्ट थे। पर तभी वो देखता है कि वो फ्लाइंग बीस्ट अब वहाँ से जा चुके हैं। ये देखकर वो खुश हुआ ही था, तभी वो नीचे देखता है एंड उसे रियलाइज़ होता है कि वो अभी के लिए समुद्र के बीचों बीच है। ऐसे में अगर वो नीचे कूदता है तो समुद्र में रहने वाले खतरनाक स्केर्ड ब्लड रैंक के बीस्ट उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इस मजबूरी की वजह से अभी के लिए उसे गोल्डन लायन पर ही सवार रहना पड़ता है। वो नहीं जानता था ये गोल्डन लायन आखिर कहाँ जा रहा है, लेकिन अब वो गोल्डन लाइन से नीचे भी नहीं उतर सकता था। वो गोल्डन लाइन ऐसे ही आगे बढ़ना जारी रखता है। फाइनली अगले कुछ और दिनों तक आगे बढ़ने के बाद वो एक गोल्डन टापू के पास पहुंच गया था। वो गोल्डन लायन उस टापू पर चला जाता है एंड एक गुफा में जाकर रेस्ट करने लगता है। हाइंशेन अब उस गोल्डन लाइन से नीचे आ जाता है एंड वहाँ से बाहर निकलने का मौका ढूंढने लगता है, लेकिन कोई मौका ना मिलने की वजह से उसे वहीं पर रुकना पड़ता है। तभी वो देखता है गोल्डन लायन अचानक से दहाड़ना शुरू कर दिया है। वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़े जा रहा था एंड उसकी बॉडी अजीब अजीब सी मूवमेंट कर रही थी। स्टार्टिंग में हाइंशेन को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो देखता है इस गोल्डन लायन ने एक बच्चे को जन्म दिया है। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अभी के लिए गोल्डन लायन ने एक बच्चे को जन्म दिया था, पर ऐसा कैसे हो सकता था? ये तो एक गोल्डन शेर था, तो आखिर में बच्चा पैदा कैसे कर सकता था? ये कोई शेरनी थोड़ी थी जो बच्चा पैदा कर सकेगी। यहाँ पर जो भी हुआ था उसने उसे चौंका दिया था। अब उसे समझ आ रहा था कि डेमन वर्ल्ड में मौजूद क्रिएचर ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अलग हैं। लेकिन अभी के लिए इस बात से और शौक था, क्योंकि वो ये जानता था कि मोस्ट ऑफ द बीस्ट, डेमन वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द बीस्ट असल में नेस्ट से आते हैं, ना कि कोई बीस्ट उन्हें डायरेक्टली जाकर जन्म देता है। ऐसे में आखिर इस गोल्डन लायन ने एक बच्चे को जन्म कैसे दिया था, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अभी के लिए इन्हीं ख्यालों में था। तभी वो देखता है वो गोल्डन लायन फिर से दहाड़ता है एंड अचानक से उसके मुंह से बहुत सारा खून बाहर आ जाता है। उस खून में अभी के लिए एक क्रिस्टल था, एक बड़ा सा क्रिस्टल। उस क्रिस्टल के बाहर आते ही वो गोल्डन लायन अपनी सांसें त्याग देता है। वो मर चुका था। इधर उस गोल्डन लायन का वो बेबी सीधा जाकर उस क्रिस्टल को चाटना शुरू कर देता है। ये गोल्डन लायन का बेबी अभी भी बच्चा ही था, इसकी आंखें तक नहीं खुली थी, लेकिन इसके बावजूद एक टैंक का साइज का था। हाइंशेन इस बारे में और जानना चाहता था, इसलिए हाथों में भाला लिए वह अभी के लिए गोल्डन लायन के उस बेबी की तरफ बढ़ रहा था, जो लगातार उस क्रिस्टल को चाटे जा रहा था। वो उस बेबी के पास पहुंचकर उस क्रिस्टल को उस बेबी से दूर कर देता है, पर अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इतने बड़े क्रिस्टल का करना क्या है। तभी उसे याद आता है कि वो बेबी लायन इस क्रिस्टल को चाट रहा था एंड वो भी इसे चाटना शुरू कर देता है। जैसे ही वो पहले बार चाटता है, अचानक से वो क्रिस्टल एक लिक्विड में बदल जाता है एंड हाइंशन जैसे ही उस लिक्विड को अपने मुंह में निगलता है, तो अचानक से उसकी बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी दौड़ने लगती है। उसे काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश फील हो रहा था। वो इस क्रिस्टल को चाटना जारी रखता है एंड कुछ देर बाद अचानक से उसकी पावर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, आपने गोल्डन लायन के लाइफ एसेंस को कंज्यूम किया है, आपको एक
सुपर जीन पॉइंट हासिल हुआ है। एंड ये सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो शॉक होकर कहता है, सुपर जीन पॉइंट? क्या स्केटबर्ड रैंक के जीन पॉइंट के आगे भी कोई जीन पॉइंट होता है? क्या स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट से भी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट होते हैं? आज तक सभी लोगों को स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट के बारे में तो पता था, लेकिन उससे आगे वाले रैंक के बीस्टों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। सभी को लगता था कि डेमन वर्ल्ड में स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन आज हांशन को समझ आ रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सुपर जीन पॉइंट के बारे में सुनकर हांशन शॉक हो गया था। उसे जहाँ तक पता था स्केटबर्ड रैंक के जीन पॉइंट के आगे कोई जीन पॉइंट होता ही नहीं है, पर आज उसे पता चल रहा था स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट डेमन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बीस्ट नहीं हैं। डेमन वर्ल्ड में उनसे भी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट हैं, जिन्हें सुपर बीस्ट कहा जाता है। हांशन अभी के लिए इस बारे में सोच ही रहा था, तभी वो गोल्डन लायन का बेबी हांशन की तरफ बढ़ने लगता है एंड उस पर पीछे से हमला करने ही वाला होता है, पर हांशन उसे देख लेता है एंड उस पर जवाबी हमला कर देता है। हांशन ने ब्लैक नाइट के भाले से इस बीस्ट पर हमला किया था, लेकिन उसका हमला लगने के बावजूद इस बेबी लायन को कुछ नहीं हुआ था। उल्टा वो कई कदम पीछे चला गया था। ये देखकर उसकी आंखें शौक से खुली रह जाती हैं। वो जल्दी से होली एंजल की स्वॉर्ड एंड अपने पास मौजूद स्केटबर्ड रैंक के वेपन ट्राइडेंट से भी हमला करता है, लेकिन इन दोनों का भी उस बेबी लायन पर कोई असर नहीं होता है। अभी के लिए इस बात ने हांशन को हद से ज़्यादा सदमे में डाल दिया था। एक म्यूटेंट रैंक का वेपन आसानी से एक स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट को घायल कर सकता था, लेकिन अभी के लिए उसके पास मौजूद स्केटबर्ड रैंक के वेपन्स इस बेबी लाइन पर एक खरोंच तक नहीं ला पा रहे थे। थोड़ा सोचकर वो जल्दी से अपने भाले से उस बेबी लाइन की आंख पर हमला करता है। आंख किसी भी बीस्ट की सबसे बड़ी कमजोरी होती थी। हांशन ने इसी कमजोरी का फायदा उठाने का सोचा था, लेकिन उसका हमला लगने के बावजूद इस बीस्ट की आंख से खून तक नहीं आया था, उसमें थोड़ी सी चोट तक नहीं आई थी। अभी के लिए ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। वो समझ गया था कि अगर वो यहाँ पर और रुका तो उसकी जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उसके खतरनाक वेपन्स तक इस बेबी लाइन को कोई चोट नहीं पहुँचा पा रहे हैं। ऐसे में अगर वो ज़्यादा देर यहाँ पर रुका एंड इस बेबी लाइन ने चलना सीख लिया तो फिर वो हांशन को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। यही सोचकर वो जल्दी से सुपर बीस्ट गोल्डन लायन का लाइफ जीन एसेंस उठाता है एंड उसे लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। अगले कई दिनों तक वो इसी टापू पर रुकता है। इन दिनों में उसने गोल्डन शेयर के लाइफ एसेंस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, जिससे उसे 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल हुए थे। उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। 10 सुपर जीन पॉइंट्स ने ही उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया था, पर अब उसके लिए यहाँ पर और रुकना हद से ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि वो बेबी लायन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था एंड हद से ज़्यादा पावरफुल था। इसलिए वो जल्दी से अपने स्केटबर्ड रैंक के पंख निकालता है एंड उड़कर समुद्र को पार करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अभी के लिए उसे ये पता नहीं था कि उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसलिए वो समुद्र में भटक जाता है। काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद फाइनली एक टापू के पास उसे एक बड़ी सी शिप दिखाई पड़ती है। हांशन ये सोचकर कि उस टापू पर लोग होंगे उस टापू पर आ जाता है, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं पड़ता है। वो यही सोच रहा था कि क्या यहाँ पर कोई नहीं है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, हे मैं यहाँ पर हूँ। हांशन मुड़कर पीछे देखता है, वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसका नाम रुयन है। हांशन उस लड़की को देखकर कहता है, आखिर तुम कौन हो? तो ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है एंड चौंक कर कहती है, क्या तुम यहाँ पर हमें बचाने नहीं आए हो? क्या तुम ग्रैंड आइलैंड से नहीं हो? ये सुनकर हांशन कहता है, नहीं मैं ग्रैंड आइलैंड से नहीं हूँ, मैं तो रास्ता भटक कर यहाँ पर आया हूँ। वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये जगह कौन सी है? मैं स्टील आर्मर बेस से यहाँ पर आया हूँ एंड मैं वहाँ रिटर्न जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे रिटर्न जाने का रास्ता बता सकती हो? लेकिन ये सुनकर कि हांशन उन्हें बचाने नहीं आया है, एक के बाद एक वहाँ मौजूद लोग उससे दूर जाने लगते हैं एंड जाते हुए कहते हैं, शायद हमें बचाने कोई नहीं आएगा।
हम लोग यहीं पर फंसकर मारे जाएंगे। हानशेन उस लड़की से पूछता है, आखिर हुआ क्या? तुम लोग इतने ज़्यादा निराश क्यों दिखाई पड़ रहे हो? तो ये सुनकर वो लड़की कहती है, इस टापू पर रुकना किसी कैद से बढ़कर नहीं है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। तुम्हें जब तक तुम जिंदा रहोगे यहीं पर रुकना होगा। तुम वक्त के साथ ये समझ जाओगे। ये कहकर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। हानशेन उससे काफ़ी सारे सवाल पूछता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती है। हानशेन उसके पीछे पीछे अभी के लिए गुफा में आ गया था, जहाँ पर उसे कई सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। वहाँ पर कई लोग भी थे। तभी एक लड़का जिसका नाम फूशैन था, वो हानशेन से आकर कहता है, देखो भाई, तुम यहाँ पर नए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ। हमेशा याद रखो कि अगर तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ रहना है तो तुम्हें हमारे रूल्स फॉलो करने होंगे एंड मेरी हर कमांड माननी होगी, वरना हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। ये सुनकर हानशेन डॉक्टर कहता है, यहीं पास में तो समुद्र है जिसमें कई तरह के म्यूटेंट रैंक के बीस्ट हैं एंड कुछ स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट भी हैं। तो आखिर तुम लोग खाने की चिंता क्यों कर रहे हो? एंड चलो, तुम उन बीस्ट को नहीं मार पाओगे तो इस टापू पर भी तो कई तरह के म्यूटेंट रैंक के बीस्ट और स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट होंगे ना। तो आखिर तुम इतना क्यों डर रहे हो कि हमारे पास खाने की कमी हो जाएगी? उसकी ये बात सुनकर सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। फूशैन उससे कहता है, ये आइलैंड हद से ज़्यादा खतरनाक है। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि तुम्हें इस आइलैंड पर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, वरना तुम मारे जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट हैं जो हद से ज़्यादा पावरफुल हैं। ये सुनकर हानशेन कहता है, आखिर तुम लोग स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट से इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो? मैंने तो आज तक कुछ बीस्ट मारे भी हैं जो कि स्केयर्डबर्ड रैंक के थे। ये सुनकर उन लोगों को लगता है कि हानशेन बस बड़ी बड़ी फेंक रहा है। वो बंदा उसे घूरते हुए कहता है, देख भाई, फेंकना अच्छी बात है, लेकिन उतनी ही फेंकनी चाहिए जितनी तू लपेट सकता है। या तूने कभी स्पेशल टीम के बारे में सुना है? तो हम लोग उस स्पेशल टीम के मेंबर हैं एंड इसके बावजूद हम इन बीस्ट को नहीं मार सकते हैं। एंड जब हम साथ मिलकर इन बीस्ट को नहीं मार सकते हैं तो तू अकेला इन्हें कैसे मारेगा? हानशेन ने उसकी पूरी बात सुनी भी नहीं थी। वो कहता है, तो तुम लोग स्पेशल टीम से हो? क्या कोइंसिडेंस की बात है, मैं भी स्पेशल टीम से ही हूँ। तुम लोग किस रेजिमेंट से हो? उसकी बात सुनकर सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं एंड हंसते हुए कहते हैं, क्या तुमने हमें पागल समझ रखा है? तुम स्पेशल टीम के मेंबर कैसे हो सकते हो? तुम्हारी उम्र तो 20 साल भी नहीं होगी। इस पर हानशेन कहता है, देखो, तुम लोगों को मानना है तो मानो, लेकिन सच बात यह है कि मेरा नाम हानशेन है एंड मैं स्टील आर्मर बेस में मौजूद स्पेशल टीम का कैप्टन हूँ। उसकी बात सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से फूशैन आगे आता है एंड कहता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और कैप्टन हो या नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूँ कि स्टील आर्मर बेस की स्पेशल टीम की कैप्टन क्विंजुआन नाम की लड़की है एंड उसकी वाइस कैप्टन गैंगली नाम की एक लड़की है। उसकी ये बात सुनकर हानशेन कहता है, तुम लोग ज़रूर यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा पहले से फंसे होगे, है ना? तो इस पर सभी अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। ये सुनकर हानशेन कहता है, इसी वजह से तुम लोग ये नहीं जानते हो कि क्विंजुआन अपने आप को एक इवॉल्वर बना चुकी है। वो इवॉल्वर बनकर एडवांस डेमन वर्ल्ड में चली गई है। अब वो स्टील आर्मर बेस में मौजूद स्पेशल टीम की कैप्टन नहीं है, मैं वहाँ का कैप्टन हूँ। ये सुनकर सभी लोग उससे उसकी आइडेंटिटी का प्रूफ मांगते हैं, लेकिन हानशेन कहाँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकर आने वाला था। इसलिए वो कहता है, तुम लोगों को मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं माननी है तो मत मानो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी बात सुनकर यूरेन आगे आती है एंड कहती है, अगर तुम ये कह रहे हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम स्पेशल टीम के कैप्टन हो तो तुम ज़रूर क्विंजुआन को बहुत अच्छी तरह से जानते होगे, है ना? तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर उसके लेफ्ट कान के पीछे क्या है? ये सुनकर हानशेन थोड़ा सोच में पड़ जाता है एंड फिर याद करते हुए कहता है, अगर मैं गलत नहीं बता रहा हूँ तो उसके लेफ्ट कान के पीछे तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके राइट कान के पीछे एक रेड कलर का बर्थ मार्क है। ये सुनकर
अभी के लिए यूरेन शॉक हो गई थी। वो शॉक होकर कहती है, मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कैप्टन हो या नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम उस बर्थमार्क के बारे में जानते हो तो तुम क्विंजुआन के काफ़ी करीब ज़रूर होगे, क्योंकि क्विंजुआन अपना वो बर्थमार्क किसी को दिखाती नहीं है। अक्सर वह अपना वो बर्थमार्क छिपा कर रखती है। हांशन यूरेन से पूछता है, क्या तुम भी स्पेशल टीम से हो? तो इस पर यूरेन ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं स्पेशल टीम से नहीं हूँ, मैं स्टार ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। मतलब मैं डायरेक्टली स्टार ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हूँ, बल्कि जिंग्यू ग्रुप से हूँ, जो स्टार ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। हानशन जिंग्यू ग्रुप एंड स्टार ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें उसके सबसे बड़े दुश्मन टेंटियान से जुड़ी हुई थी। वो लोग एक बोन फायर जला लेते हैं एंड हानशन उनसे बातें करने लगता है। वो पूछता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे एंड यहाँ पर क्यों फंस गए हो? इस जगह के आसपास कहाँ पर ह्यूमन शेल्टर होगा? क्या तुम लोग इस बारे में जानते हो? तो इस पर वो लोग उसे बताते हैं, हम लोग आज से कुछ महीने पहले शिकार के लिए इस टापू पर आए थे, लेकिन रास्ते में हम पर एक बहुत ही पावरफुल स्पियरबर्ड रैंक के बीस्ट ने हमला कर दिया। उस हमले में हमने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उस हमले में हमारी शिप डैमेज हो गई, जिस कारण हम इस जगह पर फंस गए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम उड़ भी सकते हो तो भी तुम इस जगह से बाहर नहीं जा पाओगे। तो ये सुनकर हानशन कहता है, आखिर ऐसा क्यों? आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो इस पर वो लोग उसे बताते हैं, यहाँ के समुद्र में एक बहुत ही पावरफुल स्पियरबर्ड रैंक का बीस्ट रहता है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर उससे तुम्हारा सामना हो गया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। उसी स्पियरबर्ड रैंक के बीस्ट की वजह से हम समुद्र के आसपास तक जाने की हिम्मत नहीं करते हैं एंड यहाँ मौजूद पेड़ पौधे खाकर जिंदा रह रहे हैं। आज से 1 साल पहले हम यहाँ पर फंस गए थे एंड तब से हम पेड़ पौधे खाकर ही जिंदा रह रहे हैं। ये सुनकर हानशन कहता है, भले ही तुम लोग समुद्र में नहीं जा सकते हो, लेकिन इस टापू पर भी तो बहुत से म्यूटेंट रैंक के बीस्ट होंगे, तो तुम लोग उनका शिकार क्यों नहीं कर रहे हो? ये सुनकर यूरेन उसे बताती है, क्या तुमने कभी घोस्ट आंखों वाले बीस्ट के बारे में सुना है? तो इस पर हानशन नामे से रिला देता है। ये देखकर यूरेन उसे बताती है, घोस्ट आंखों वाले बीस्ट देखने में भालू जैसे होते हैं, लेकिन वो एक भालू से बहुत ज़्यादा बड़े एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। स्टार्टिंग में हम जब इस टापू में फंसे थे, तब हमने इन घोस्ट आंखों वाले बीस्ट का शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन इन घोस्ट आंखों वाले बीस्टों के पास एक किंग भी है जो हद से ज़्यादा स्मार्ट है। उसे अच्छी तरह से पता है कि आसपास मौजूद पहाड़ों और ढलानों का किस तरह यूज़ करना है। उसने इसका फ़ायदा उठाया एंड हम सभी पर हमला कर दिया। स्टार्टिंग में हमारी टीम में लगभग 30 लोग थे, लेकिन उस हमले में हमारे कई सारे लोग मारे गए एंड हमारी संख्या घटकर अब लगभग आधी रह गई है। उन लोगों की बातें सुनकर हानशन उनकी दयनीय हालत समझ रहा था। वो यूरेन को देखता है एंड कहता है, मिस यूरेन, क्या आप कुछ अच्छा खाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो मेरे पास आपके लिए एक डील है। ये सुनकर यूरेन कहती है, क्या तुम्हारे पास खाना है? इस पर हानशन कहता है, नहीं, मेरे पास खाना तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं यहाँ मौजूद उन बीस्टों का शिकार ज़रूर कर सकता हूँ। तो बोलिए, क्या आप मेरे साथ डील करेंगी? ये सुनकर यूरेन उसे घूरती है एंड फिर कहती है, यहाँ मौजूद बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मारे जाओ, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर हानशन अब फूशन की तरफ देखता है एंड कहता है, फूशन, क्या तुम मेरे साथ डील करना चाहोगे? देखो, हम दोनों स्पेशल टीम से ही हैं, तो ऐसे में स्पेशल टीम के सभी मेंबर्स के साथ हम शिकार पर जाएंगे एंड उन बीस्टों को मारेंगे। उस स्पियरबर्ड रैंक का बीस्ट मेरा होगा एंड बाकी बचे हुए बीस्ट को हम 50-50 बांट लेंगे। बोलो, क्या कहते हो? ये सुनकर फूशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो कहता है, तुम्हारा ऑफ़र काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं अपनी टीम मेंबर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए चाहकर भी मैं तुम्हारे इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ।
उनकी बातें सुनकर हानशन समझ गया था कि अभी के लिए इन लोगों को मनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग पहले ही अपनी उम्मीद खो चुके हैं। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अकेला ही जाकर उन बीस्टों का शिकार करेगा। अगले दिन हानशन उस बीस्ट के शिकार के लिए जाने लगता है। जब यूरेन को ये दिखता है तो वो सोचती है कि हानशन बेवकूफ़ी कर रहा है। इतने दिनों बाद तो उसे इस टापू पर कोई नया इंसान दिखा था, लेकिन अब वो भी बेवकूफ़ी कर कर अपनी मौत को बुलाने जा रहा था। इधर हानशन वहाँ से बाहर आकर अपना गोल्डन आर्मर पहन लेता है, जिसके बाद वो तेजी से उन माउंटेन्स की डायरेक्शन में बढ़ने लगता है जहाँ पर वो 3 आंखों वाले बीस्ट थे। हानशन कुछ ही पलों में उस जगह पर पहुँच गया था। वो आसपास देखता है, वहाँ पर बहुत सारे 3 आंखों वाले बीस्ट थे। तभी एक म्यूटेंट रैंक का 3 आंखों वाला बीस्ट उस पर हमला करने आने लगता है। हानशन उसके हमले को डॉज कर देता है, लेकिन वो समझ गया था कि ये 3 आंखों वाला बीस्ट आसपास की जगह का अच्छी तरह से फ़ायदा उठाना जानता है। लेकिन हानशन बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं था। वो जल्दी से ब्लैक नाइट के उस भाले को निकालता है एंड एक ही हमले में उस 3 आंखों वाले बीस्ट को मार देता है। इधर यूरेन और उसका ग्रुप जंगलों में घूमकर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इकट्ठा कर रहे थे। तभी वहाँ पर उन्हें एक 3 आंखों वाला बीस्ट दिखता है जो उनके तरफ ही बढ़े चला आ रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में उन्हें समझ आ जाता है कि ये 3 आंखों वाला बीस्ट असल में मरा हुआ है। हानशन उस 3 आंखों वाले बीस्ट को अपने कंधे पर वहाँ लेकर आया था। उसे अभी के लिए एक 3 आंखों वाला बीस्ट कैरी करता देख सभी लोग शॉक हो गए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बंदे ने अकेले इन 3 आंखों वाले बीस्ट को कैसे मारा है, जबकि वो लोग इतने सारे होकर भी एक भी म्यूटेंट रैंक के 3 आंखों वाले बीस्ट को नहीं मार पाए थे। हानशन उस बीस्ट को वहीं रख देता है एंड कहता है, मिस यूरेन, क्या आप इस बीस्ट को खरीदना चाहेंगी? तो इस पर यूरेन कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम अपनी कीमत बोलो। तो हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ये मार्केट प्राइस पर ही बेच दूंगा। मैं आपसे ज़्यादा नहीं, बस 10 करोड़ मांगता हूँ इस म्यूटेंट रैंक की बीस्ट के लिए। ये सुनकर वो सभी लोग शॉक हो गए थे। अच्छे से अच्छा म्यूटेंट रैंक का बीस्ट 30 लाख का होता था एंड हानशन तो डायरेक्टली उनसे 10 करोड़ मांग रहा था। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस था। यूरेन कहती है, मैं इसके लिए तुम्हें 3 करोड़ दे सकती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डील करना चाहोगे? ये सुनकर हानशन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, 10 करोड़ मतलब 10 करोड़। बट ये सुनकर यूरेन के साथी गुस्से में आ जाते हैं एंड एक बंदा तो हानशन को मारने के लिए भी कहता है। ये बात सुनकर यूरेन कोई एक्शन तो नहीं लेती है, और वो हानशन को घूरते हुए कहती है, देखो अभी के लिए तुम भी यहाँ पर फंसे हो एंड तुम्हारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में हमसे दुश्मनी मोल लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो फूशेन की तरफ देखने लगती है। उसे उम्मीद थी कि फूशेन इस मैटर में इंटरफेयर ज़रूर करेगा, लेकिन फूशेन उसकी साइड से कुछ नहीं बोलता है। इधर हानशन जब उसकी धमकी सुनता है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है एंड अब वो कीमत बढ़ाकर कहता है, अब इसकी कीमत 10 करोड़ नहीं बल्कि 20 करोड़ हो चुकी है। जब यूरेन देखती है कि अभी के लिए फूशेन उसका साथ नहीं दे रहा है एंड हानशन ने कीमत बढ़ा दी है, तो वो कहती है, ठीक है चलो हम डील करते हैं। अभी के लिए मैं तुम्हें 10 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास अभी के लिए पैसे नहीं हैं। तो क्यों ना हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वापस जाने पर मैं तुम्हें 10 करोड़ दे दूंगी एंड तुम इस बात की चिंता मत करो कि हम लोग पीछे हट जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए 10 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर हानशन हंसने लगता है एंड हंसते हुए कहता है, अब इसकी कीमत 20 करोड़ है एंड दूसरी बात, मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर भरोसा नहीं है, मैं अभी के लिए सिर्फ कैश एक्सेप्ट करूँगा।
हानशेन जानता था कि अगर एक बार वो लोग वापस गए तो यूरेन कभी भी उसे पैसे नहीं देगी। उल्टा ऐसा हो सकता था कि जब हानशेन उससे पैसे मांगने जाएगा तो स्टार ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों के साथ वो हानशेन को घेर लेगी एंड उसे मारने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए उसने अभी के लिए ऐसी डील रखी थी। हानशेन थोड़ी देर तक यूरेन को देखता है। वो समझ गया था यूरेन के पास अभी के लिए 20 करोड़ नहीं है। इसलिए वो कहता है, चलो ठीक है, तुम्हारे पास अगर 20 करोड़ नहीं है तो हम 20 सोल के बदले भी ये ट्रेड कर सकते हैं। तुम्हें इस बीस्ट के लिए मुझे बस एक स्केटबर्ड रैंक की 20 सोल देनी होगी। इस बात ने सभी को गुस्सा दिला दिया था। एक स्केटबर्ड रैंक की 20 सोल भला एक म्यूटेंट रैंक के क्रिएचर के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं थी। उन्होंने इसे उंगली क्या पकड़ाई, ये तो हाथ पकड़ने लगा था। आखिर कोई म्यूटेंट रैंक के क्रिएचर के लिए इतनी ज़्यादा कीमत कैसे मांग सकता था। यूरेन उसे काफ़ी ज़्यादा समझाती है एंड काफ़ी देर तक बार्गेन करने के बाद फाइनली वो लोग ट्रेड कर लेते हैं। अभी के लिए हानशेन ने एक म्यूटेंट रैंक की 20 सोल के बदले में उन्हें म्यूटेंट रैंक का क्रिएचर बेच दिया था। हानशेन के वहाँ से जाने के बाद यूरेन गुस्से से फूशेन की तरफ देखती है एंड कहती है, जब वो इतनी सादा नाइंसाफ़ी कर रहा था तब तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? मेरे इशारे करने पर भी तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, आखिर ऐसा क्यों? ये सुनकर फूशेन जल्दी से उस म्यूटेंट रैंक के बीस्ट के पास आता है एंड उसके गले पर मौजूद घाव की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये देखो, इसकी बॉडी पर सिर्फ एक ही कट है। मतलब हानशेन ने सिर्फ अपने एक ही हमले में इस बीस्ट को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में मैं उसे या तुम उसे कम नहीं आंक सकती हो। वो बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे बंदे से दुश्मनी मोल लेना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था। अभी के लिए यूरेन भी समझ गई थी कि उसने स्टार्टिंग में हानशेन को भले ही कमज़ोर समझ लिया था, पर हानशेन असल में कमज़ोर नहीं था। इधर हानशेन अगले कुछ और दिनों तक यही सिलसिला जारी रखता है। इन दिनों उसने कुछ और म्यूटेंट रैंक की 20 सोल यूरेन से हासिल कर ली थी। एक रात हानशेन अपने पंखों का यूज़ कर इस बड़े से टापू के ऊपर उड़ रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर यूरेन इतनी खराब डील के लिए आखिर मान कैसे गई है। वो जब भी कोई म्यूटेंट रैंक का क्रिएचर उसे बेचने जाता था, वो भी बिना किसी बार्गेन के। पिछले कुछ दिनों में हानशेन ने उनके ग्रुप को काफ़ी अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया था एंड वो समझ गया था यूरेन जो उसे कहानी सुना रही थी कि वो लोग इस टापू पर आना नहीं चाहते थे, पर उसकी एडबल्ट रैंक के बीस्ट के हमले की वजह से वो लोग इस टापू पर आकर फंस गए थे। वो कहानी आधी अधूरी सच थी और आधी अधूरी झूठ, क्योंकि यूरेन और उसका ग्रुप असल में इसी टापू पर आना चाहता था। पर आखिर वो लोग ऐसा करना क्यों चाहते थे? इसी का पता लगाने के लिए हानशेन अभी के लिए उड़कर माउंटेन्स में घूम रहा था। तभी अचानक से उसकी नज़र माउंटेन के एक स्ट्रक्चर पर पड़ती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, पर जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि ये माउंटेन्स देखने में किसी लोटस जैसे लग रहे हैं एंड वो शॉक होकर कहता है, ये तो लाइफ लोटस है। लाइफ लोटस वो जगह होती थी जहाँ पर हमेशा एक नेस्ट होता था और उस नेस्ट के अंदर हमेशा कोई स्केटबर्ड रैंक का बीस्ट का अंडा ज़रूर होता था। वो एक चीज़ जो नेस्ट को ख़ास बनाती थी वो ये थी कि जब भी कोई नेस्ट के अंदर मौजूद अंडे को फोड़ता था तो उसे ज़रूर कोई ना कोई बीस्ट सोल मिलती थी एंड वो भी किसी रेयर टाइप की, ना कि नॉर्मल टाइप की। इस वजह से हानशेन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। वो समझ गया था कि यूरेन और उसका ग्रुप इसी नेस्ट की वजह से यहाँ पर आए हैं। वो नेस्ट की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है एंड कुछ ही पलों में नेस्ट के एंट्रेंस पर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई
3 आंखों वाला बीस्ट दिखाई नहीं पड़ता है। वो समझ जाता है कि ये 3 आंखों वाला बीस्ट असल में इस नेस्ट की रक्षा करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। अक्सर ऐसा होता था कि नेस्ट की रक्षा करने के लिए वहाँ पर कई सारे बीस्ट मौजूद होते थे एंड उनमें एक स्केर्ड बर्ड रैंक का बीस्ट भी होता था। इसलिए हानशेन को स्टार्टिंग में ये लगा था कि ये 3 आंखों वाले बीस्ट असल में इस जगह पर इस अंडे की रक्षा के लिए हैं, इस नेस्ट की रक्षा के लिए हैं। लेकिन अब वो ये समझ गया था कि ये लोग मतलब ये 3 आंखों वाले बीस्ट यहाँ पर इस अंडे की रक्षा के लिए नहीं हैं, बल्कि वो कोइंसिडेंटली यहाँ पर आ गए हैं एंड वो लोग अभी के लिए यूरेन की रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं। अब इस बात से उसे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इस वजह से वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है एंड नेस्ट के अंदर एंटर करता है। वो अभी के लिए तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। नेस्ट अंदर से काफ़ी ज़्यादा गहरे एंड लंबे होते थे। इस नेस्ट की लंबाई ही 10 किलोमीटर की थी एंड ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर गहरा था। ऐसे में समझा जा सकता था कि एक नेस्ट के अंदर जाना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। नेस्ट के अंदर कई तरह के बीस्ट पहले से ही मौजूद होते थे, लेकिन हानशेन जब से यहाँ पर आया था तब से उसे कोई भी बीस्ट नहीं दिखा था। इस वजह से अभी के लिए वो थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि ये नेस्ट बहुत ही खाली खाली सा लग रहा था। उसके मन में तो अब ये भी ख्याल आया था कि कहीं उसके पहले कोई और ही यहाँ पर आकर शायद वो अंडा फोड़ चुका है। लेकिन ये टापू ह्यूमन शेल्टर से बहुत दूर था। साथ ही साथ यहाँ पर यूरेन का ग्रुप छोड़ दिया जाए तो कोई भी मौजूद नहीं था एंड इन 3 आंखों वाले बीस्टों के रहते यूरेन के ग्रुप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग यहाँ पर आकर इस नेस्ट के अंदर एंटर कर सकें। तो इस बात की संभावना तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी कि यहाँ पर उससे पहले ही कोई आया है एंड इस अंडे को फोड़ चुका है। यही सोचकर हानशेन आगे बढ़ता रहता है। फाइनली उसके सामने एक शेल वॉल आ जाती है जो अक्सर एग रूम की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर मौजूद होती थी। हानशेन अपनी तलवार से उस शेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड जल्दी से अंदर चला जाता है। अंदर अभी के लिए कई तरह के अंडे मौजूद थे, पर हानशेन जानता था इन सभी में से कोई भी वो अंडा नहीं है जिसकी तलाश में वो यहाँ पर आया है। हानशेन पूरे नेस्ट में घूमने लगता है। वो नेस्ट के काफ़ी अंदर आ चुका था, पर उसे अभी तक कोई भी ऐसा बीस्ट नहीं मिला था जो नेस्ट की सुरक्षा के लिए वहाँ पर हो। इस बात ने उसे अब थोड़ा परेशान करना शुरू कर दिया था। वो अपने इन्हीं ख्यालों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तब भी अचानक से उस पर पीछे से हमला हो जाता है। हानशेन जल्दी से उस हमले को ब्लॉक करता है एंड हमले करने वाले को देखता है। उसके पीछे अभी के लिए एक ह्यूमनॉइड स्केलेटन बीस्ट खड़ा था। हानशेन उस स्केलेटन बीस्ट को ध्यान से देखता है। उस स्केलेटन बीस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था एंड गुस्से से हानशेन को घूर रहा था। अच्छी बात ये थी कि हानशेन ने इस नेस्ट के अंदर एंटर करते ही अपने गोल्डन आर्मर को वापस ले लिया था एंड अपने क्रिस्टल चींटियों वाले आर्मर को पहन लिया था। इस वजह से वो स्केलेटन के हमले को ब्लॉक कर पाया था। अगर वो अभी के लिए गोल्डन आर्मर में होता तो बिल्कुल भी इस हमले को ब्लॉक नहीं कर पाता। उसके जो ये दोनों आर्मर थे वो भले ही स्केर्ड बर्ड रैंक के हों, लेकिन दोनों के पास अपनी अपनी खास एबिलिटी थी। उसका जो गोल्डन आर्मर था वो सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन कर सकता था, साथ ही साथ वो वज़न में भी काफ़ी ज़्यादा भारी था। इस वजह से वो हानशेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम कर देता था। डिफेंस के अलावा उसका कोई खास यूज़ नहीं था। वहीं उसका ये जो क्रिस्टल चींटियों वाला आर्मर था उसका डिफेंस गोल्डन आर्मर से भले ही थोड़ा कम था, लेकिन जब हानशेन इसका यूज़ करता था तो उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती थी एंड ऐसे में हानशेन किसी भी हमले को डॉज करने में सक्षम हो जाता था। अभी के लिए इसी आर्मर की वजह से हानशेन ये हमला ब्लॉक कर पाया था।
वरना अगर वो कहीं गोल्डन आर्मर में होता तो बिल्कुल भी इस हमले को ब्लॉक नहीं कर पाता। हानशेन इस बीस्ट से फाइट करना शुरू कर देता है तो इस पर कई सारे हमले करता है, लेकिन ये बीस्ट बहुत ही आसानी से उसके हर एक हमले को डॉज कर देता है। ये देखकर अभी के लिए हानशेन थोड़ा परेशान हो गया था। वो जल्दी से इस पर एक और हमला करता है, लेकिन ये बीस्ट अपने पंजों से उसके हमले को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है। उसके पंजे देखने में किसी खंजर जैसे थे। ऐसे में अभी के लिए हानशेन के हमले की वजह से इस बीस्ट पर थोड़ी सी भी चोट नहीं आई थी। ये बीस्ट एक खास तरह का फुटवर्क जानता था, जिसका यूज़ कर कर ये आसानी से किसी भी हमले से बच सकता था। ये बात हानशेन को समझ आ रही थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था। वो सोच में पड़ जाता है उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी अचानक से वो बीस्ट हानशेन पर एक हमला करता है। एंड हमला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसके क्रिस्टल चींटियों वाले आर्मर पर एक स्क्रैच आ जाता है। एंड वो स्क्रैच नॉर्मल नहीं बल्कि काफ़ी गहरा स्क्रैच था। हानशेन ने सिल्वर ट्राइडेंट का यूज़ कर कर उसके हमले को ब्लॉक तो कर लिया था, लेकिन वो इतना समझ गया था कि उसके ये पंजे हद से ज़्यादा पहने हैं। एंड हानशेन अभी के लिए उससे फाइट करने में सक्षम नहीं है। वो किसी तरह जल्दी से उससे दूर आता है, लेकिन वो बीस्ट उसका पीछा करना नहीं छोड़ता है एंड उस पर हमले करना जारी रखता है। हानशेन एक के बाद एक उसके हमलों को ब्लॉक करता है। यहाँ पर अभी के लिए उसकी प्रेडिक्शन पावर भी फेल हो रही थी। पता नहीं ये बीस्ट किस तरह के फुटवर्क का यूज़ कर रहा था, जो हानशेन की प्रेडिक्शन पावर को भी लगभग डिस्ट्रॉय कर चुका था। हानशेन समझ जाता है कि वो इस बीस्ट से और ज़्यादा फाइट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जल्दी से म्याउथ को बाहर बुलाता है। म्याउथ के बाहर आते ही ये बीस्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड हानशेन इस मौके का फ़ायदा उठाकर उस शेल वॉल से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके भागने का कोई प्लान नहीं था। शेल वॉल से बाहर आकर वो म्याउथ को वापस ले लेता है। वो बीस्ट हानशेन से काफ़ी दूर था। हानशेन अभी के लिए पैसेज में था, लेकिन इसके बावजूद उसने भागने की कोशिश नहीं की थी। उल्टा वो जल्दी से अपने पास से ब्लैक नाइट के भाले को निकाल देता है एंड उस बीस्ट का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ये पैसेज काफ़ी ज़्यादा नैरो था, इसलिए हानशेन को पूरा भरोसा था कि उस स्केलेटन बीस्ट यहाँ पर अपने फुटवर्क का यूज़ नहीं कर पाएगा। इस वजह से उसने रुककर फाइट करने का डिसीजन लिया था। जैसे उस स्केलेटन बीस्ट वहाँ पर पहुँचता है, हानशेन उस पर अपने भाले से हमला कर देता है। उसका भाला तेजी से स्केलेटन बीस्ट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि उस स्केलेटन बीस्ट को लग पाता, स्केलेटन बीस्ट अपने बड़े बड़े पंजों से उन्हें पकड़ लेता है। भाले को उसने हवा में ही पकड़ लिया था। अभी के लिए हानशेन को समझ आ रहा था कि स्केलेटन बीस्ट के जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं एंड हानशेन उनका यूज़ एज अ गियर कर सकता था। यही सोचकर हानशेन अभी के लिए डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पर और ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके पास अभी के लिए स्केलेटन बीस्ट को हराने की ताकत नहीं थी। वो जल्दी से किसी तरह अपनी जान बचते बचाते उस एंट्रेंस से बाहर आता है एंड लाइफ लोटस से दूर चला जाता है। अभी के लिए उसने डिसाइड किया था कि वो यूरेन को ये पता नहीं चलने देगा कि उसे इस नेस्ट के बारे में पता चल चुका है। अगले दिन हानशेन जंगल में बैठा एक गोश्त आंखों वाले बीस्ट को रोस्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर रुयन अपने ग्रुप के साथ आ जाती है। वो छुपकर हानशेन को देखने लगते हैं, लेकिन हानशेन ने उनकी प्रेजेंस को तुरंत भांप लिया था। वो सभी को बाहर आने के लिए कहता है। सभी लोग अभी के लिए उसके सामने खड़े थे एंड उसे ही घूर रहे थे। एक बंदा पूछता है, मिस्टर हानशेन, आखिर आप क्या रोस्ट कर रहे हैं? तो इस पर हानशेन कहता है, ये 3 आँखों वाले बीस्ट का लेग पीस है, क्या तुम्हें खाना है? अगर हाँ तो तुम यूरेन से कह सकते हो इसे खरीदने के लिए, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर यूरेन उसे घूरते हुए कहती है, तुम इतने दिन से गायब थे, इस वजह से
हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी एंड इस वजह से हम तुम्हें यहाँ पर देखने आए हैं, पर तुम हो कि अपने घमंड में ही चूर हो। लेकिन हानशेन उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। यूरेन उसके पास आकर कहती है, मुझे तुम्हें ठीक देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। अब तुम मुझे ये बताओ, ये घोस्ट आंखों वाला बीस्ट तुम किस कीमत पर बेचोगे? इस पर हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं पुरानी कीमत पर ही बेचूंगा। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं एंड उसे गुस्से से घूरने लगते हैं। सभी एक साथ कहते हैं, क्या तुम पागल हो? आखिर तुम एक प्रिमिटिव रैंक के घोस्ट आंखों वाले बीस्ट के लिए एक म्यूटेंट रैंक की बीस्ट सोल कैसे मांग सकते हो? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। इस पर हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। हानशेन की बातों ने ये साफ कर दिया था कि उनकी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली है। यूरेन कुछ सोचते हुए कहती है, वैंग तुम आगे आओ। वैंग अब हानशेन के पास जाता है एंड कहता है, मिस्टर हानशेन, क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? तो हानशेन कहता है, कैसी शर्त? इस पर वैंग कहता है, हम दोनों हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट करेंगे। अगर उस क्लोज कॉम्बैट में मैं जीता तो एक घोस्ट आंखों वाला बीस्ट आपको हमें फ्री में देना होगा, और अगर आप जीते तो हम आपको ये म्यूटेंट रैंक की बीस्ट सोल दे देंगे। बोलिए, क्या आप ये शर्त लगाना चाहेंगे? ये सुनकर हानशेन उसके पास जाता है एंड उसका हाथ ज़ोर से पकड़कर कहता है, मुझे तुम्हारे साथ किसी भी तरह की शर्त लगाने का कोई शौक़ नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें शर्त लगानी है तो हम ये शर्त लगाएंगे कि जो भी इस फाइट में हारेगा उसे मौत मिलेगी। बोलो, क्या आप तुम तैयार हो शर्त लगाने के लिए? ये सुनकर वैंग की सांसें फूलने लगती हैं एंड वैंग पीछे हट जाता है। यूरेन सिचुएशन को बिगड़ता देख हानशेन के पास आकर कहती है, हम तो बस एक फन के लिए गेम खेल रहे थे, आखिर तुम इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो? तो इस पर हानशेन उसे घूरते हुए कहता है, मैं मजाक मस्ती में कभी कोई गेम नहीं खेलता हूँ। मैं हमेशा लाइफ एंड डेथ से जुड़े हुए ही गेम खेलता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम आकर मेरे साथ गेम खेल सकती हो। ये सुनकर यूरेन को गुस्सा तो बहुत आता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो मौका मिलते ही हानशेन को यहीं पर जिंदा गाड़ देगी, लेकिन अभी के लिए उसके पास वो मौका नहीं था। इधर अभी के लिए फूशेन हानशेन के पास जाता है एंड उसे एक म्यूटेंट रैंक की बीस्ट सोल देते हुए कहता है, मैं इस घोस्ट आंखों वाले बीस्ट को खरीदना चाहूँगा। अभी के लिए वहाँ पर सिर्फ हानशेन और फूशेन थे। यूरेन अपने ग्रुप को लेके वहाँ से जा चुकी थी। फूशेन हानशेन के पास बैठ जाता है एंड कहता है, भाई हम दोनों ही स्पेशल टीम से हैं, इस वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें यूरेन के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। वो एक बहुत ही खतरनाक लड़की है। एंड दूसरी बात, अभी के लिए अगर तुम्हें इस आइलैंड से निकलना है तो उसके लिए भी तुम्हें यूरेन की मदद लगेगी। अगर तुम उसे इसी तरह परेशान करते रहे तो फिर वो तुम्हारी मदद किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। अभी के लिए मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। एंड हाँ, अगर तुम्हें उसके साथ अपने रिलेशन सुधारने हैं तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहकर फूशेन वहाँ से जाने लगता है। हानशेन समझ गया था कि फूशेन को उसकी चिंता है, लेकिन हानशेन को यूरेन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। उसके पास पहले से ही अपने स्केर्ड ब्लड रैंक के पंख थे। ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हानशेन उनका यूज़ कर कर कभी भी साइलेंट से चला जाएगा। एंड रही बात यूरेन से डरने की, तो हानशेन बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं था। उसे यूरेन जैसी लड़की से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। अभी तक वो इस आइलैंड पर इसी वजह से रुका था क्योंकि यहाँ पर वो नेस्ट था। एंड दूसरी चीज़ ये भी थी कि हानशेन को यहाँ से वापस जाने का रास्ता पता नहीं था। जिस दिन उसे रास्ता पता चल जाएगा वो यहाँ से चला जाएगा। यही सोचकर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा शांत था। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। हानशेन को इस आइलैंड पर रुके
लगभग 3 महीने हो चुके थे। इन 3 महीनों में वो हर रात को उस स्केलेटन बीस्ट से जाकर फाइट करता था। अभी के लिए हाइंशन उसका फुटवर्क एंड उसके अटैकिंग स्टाइल को समझने की कोशिश कर रहा था। इन 3 महीनों में उसे कामयाबी भी हाथ लगी थी। उसने काफ़ी अच्छी तरह से उसके फुटवर्क एंड उसके अटैकिंग स्टाइल को समझ लिया था। आज रात उसने डिसाइड किया था कि वो किसी भी हालत में इस स्केलेटन बीस्ट को मार कर ही रहेगा, क्योंकि अब इसने उसकी नाक में दम कर दिया था। आज वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया था। वो जैसे ही नेस्ट के अंदर एंटर करता है, इस स्केलेटन बीस्ट उस पर हमला करना शुरू कर देता है। हाइंशन जल्दी से उसके हमलों को डॉच करता है। उसके हाथों में अभी के लिए उसका सिल्वर ट्राइडेंट था। हाइंशन जल्दी से सिल्वर ट्राइडेंट से उसकी खोपड़ी पर हमला करता है एंड एक ही हमले में उसकी खोपड़ी खोल कर रख देता है। उसने इसका फुटवर्क पहले से ही समझ लिया था एंड उसे इसकी अटैकिंग स्टाइल भी समझ आ गई थी। ऐसे में अभी के लिए इस बीस्ट को हराना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रह गया था। उस बीस्ट को मारने के बाद ही हाइंशन को अपनी पावर स्क्रीन दिखाई पड़ती है। आपने स्केलेटन बीस्ट को मारा है। आपको कोई भी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। इसका मीट भी कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। अभी के लिए शिकार में हाइंशन को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। वो थोड़ा निराश था। तभी वो देखता है कि अभी के लिए स्केलेटन बीस्ट के नाखून किसी खंजर के जैसे हैं। वो जल्दी से उस स्केलेटन बीस्ट के उतने बॉडी पार्ट को उससे अलग कर देता है। हाइंशन ने उसके दोनों हाथ तोड़े थे एंड उन्हें तोड़ने पर हाइंशन को अभी के लिए सिल्वर ट्राइडेंट जैसे 2 वेपन्स मिल गए थे, जो देखने में खंजर जैसे थे। ये असल में स्केटबर्ड रैंक के गियर थे, जो आगे हाइंशन के काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते थे। उसे बहुत कुछ तो हासिल नहीं हुआ था, लेकिन जो भी हुआ था उतना काफ़ी था। यही सोचकर हाइंशन अब नेस्ट में आगे बढ़ने लगता है। वो अंडे की तलाश में नेस्ट में लगातार आगे बढ़ा जा रहा था। फाइनली कुछ ही पलों में वो अंडे के सामने खड़ा था। वो जल्दी से होली एंजल की स्वॉर्ड निकालता है एंड एक ही हमले में उस अंडे को फोड़ देता है। उसके ऐसा करते ही उस अंडे से एक सोल निकलती है, जो हाइंशन की बॉडी के अंदर चली जाती है एंड उसकी पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाई पड़ता है। आपने अंडे को फोड़ा है। आपको एक बीस्ट सोल हासिल हुई है। बीस्ट सोल की पहचान हो रही है। अभी के लिए सिस्टम ये चेक कर रहा था कि आखिर हाइंशन को किस रैंक की एंड कौन सी बीस्ट सोल हासिल हुई है। हाइंशन भगवान से प्रे कर रहा था कि उसे एक स्केटबर्ड रैंक की कोई रेयर बीस्ट सोल मिल जाए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि स्केटबर्ड रैंक से आगे भी बीस्ट होते हैं एंड वो तुरंत अपने सेंटेंस वापस लेकर कहता है, भगवान आप मेरी पहली प्रेयर को भूल जाइए। आप मुझे कोई स्केटबर्ड रैंक की बीस्ट सोल मत देना, बल्कि एक सुपर रैंक की बीस्ट सोल दे देना। प्लीज़ भगवान प्लीज़ मेरा यहाँ पर साथ दीजिए। अभी के लिए वो लगातार प्रे किए जा रहा था। वहीं सिस्टम अभी भी बीस्ट सोल की पहचान कर रहा था। फाइनली कुछ ही पलों में उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। उसने बीस्ट सोल की पहचान कर ली थी। हाइंशन को अपनी पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाई पड़ता है। आपको स्केटबर्ड रैंक की बीस्ट सोल फेरी कमांडर हासिल हुई है। इस बीस्ट सोल का टाइप है हेलो। हाइंशन को अभी के लिए हेलो टाइप की बीस्ट सोल हासिल हुई थी। हेलो टाइप की बीस्ट सोल देखकर हाइंशन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके पूरे स्टील आर्मर शेल्टर में अभी के लिए सिर्फ एक ही हेलो बीस्ट सोल थी, वो भी म्यूटेंट रैंक की, एंड उसे आज दूसरी हेलो बीस्ट सोल हासिल हुई थी, वो भी स्केटबर्ड रैंक की। हेलो बीस्ट सोल बहुत ज़्यादा रेयर होती थी। पूरे डेमन वर्ल्ड में ऐसे ना के बराबर लोग थे जिनके पास हेलो टाइप की बीस्ट सोल थी। अगर किसी ग्रुप के पास एक हेलो टाइप की बीस्ट सोल होती थी, तो जब भी वो ग्रुप शिकार पर जाता था एंड हेलो टाइप की बीस्ट सोल का यूज़ करता था, तो ये हेलो टाइप की बीस्ट सोल
उनकी 20 सोल की उनके पास मौजूद हर एक 20 सोल की पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती थी, लगभग 30 से 40% बढ़ा देती थी। ऐसे में उन्हें फाइट में एक प्लस पॉइंट मिल जाया करता था। आइंस्टाइन के पास अभी के लिए स्केयर्ड ब्लड रैंक की हेलो 20 सोल थी। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि फ्यूचर में जब वो किसी सुपर बीस्ट का शिकार करेगा तब वो इस हेलो 20 सोल का यूज़ कर कर अपने पास मौजूद हर एक 20 सोल की पावर बढ़ा सकता है। ऐसे में उस शिकार में उसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। इस वजह से आइंस्टाइन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन वो किसी को ये पता चलने नहीं दे सकता था कि उसने इस अंडे को फोड़ दिया है एंड उसे ये 20 सोल हासिल हो गई है। इस वजह से वो जल्दी से नेस्ट से बाहर आ जाता है एंड यूरेन के ग्रुप के सामने अभी के लिए नॉर्मल ही बिहेव करने लगता है, ताकि उन्हें उस पर शक ना हो। एक दिन आइंस्टाइन के पास यूरेन आती है एंड उससे कहती है, मैं अभी के लिए तुम्हें 3 म्यूटेंट रैंक की 20 सोल देने के लिए तैयार हूँ। बदले में तुम्हें यहाँ पर जितने भी म्यूटेंट रैंक के घोस्ट आंखों वाले बीस्ट हैं उन सभी को मारना होगा। आइंस्टाइन इस डील के लिए मान जाता है। उसने अगले दिन ही सारे के सारे म्यूटेंट रैंक के घोस्ट आंखों वाले बीस्ट को मार दिया था। उसे भला इस डील से क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, उसे जो प्रॉफिट मिलना था उसे पहले ही मिल गया था। ये डील तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट के तौर पर आई थी। ऐसे में आइंस्टाइन ने इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था एंड इसे कंप्लीट भी कर दिया था। यूरेन जब ये देखती है कि आइंस्टाइन ने इस डील को कंप्लीट कर लिया है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन ही वो अपनी गैंग के साथ लाइफ लोटस की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में उनका सामना कई तरह के प्रिमिटिव रैंक के इन बीस्ट से होता है, लेकिन ये सभी बीस्ट प्रिमिटिव रैंक की होने की वजह से यूरेन के ग्रुप का सामना नहीं कर सकते थे। यूरेन के ग्रुप में मौजूद लोग एक के बाद एक प्रिमिटिव रैंक के सभी घोस्ट आंखों वाले बीस्टों को मार देते हैं एंड आगे बढ़ने लगते हैं। पर थोड़ा ही आगे बढ़ने पर उनके सामने उस स्केयर्ड बर्ड रैंक का घोस्ट आंखों वाला बीस्ट किंग आ जाता है। आइंस्टाइन दूर से ये सब देख रहा था एंड यही सोच रहा था कि आखिर यूरेन किस तरह इस स्केयर्ड बर्ड रैंक के बीस्ट किंग को मारेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इधर उस बीस्ट किंग को देखकर यूरेन जल्दी से खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। उसने अभी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन 20 सोल का यूज़ किया था, जिस वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस बढ़ी हुई पावर के साथ वो उस बीस्ट किंग का सामना करना शुरू कर देती है। अगले कुछ ही पलों में उसने उस बीस्ट किंग को बुरी तरह से घायल कर दिया था। वो अब लगभग अधमरा हो चुका था एंड एक ही हमले में मर सकता था। पर ट्रांसफॉर्मेशन 20 सोल का यूज़ करने की वजह से यूरेन भी अभी के लिए बुरी तरह से थक चुकी थी एंड घायल हो चुकी थी। उसके साथी उसे संभाल रहे थे, लेकिन यूरेन का ध्यान तो अभी भी उस स्केयर्ड बर्ड रैंक की किंग की तरफ था। वो कुछ समझ पाती, लेकिन तभी अचानक से कहीं से एक तीर आता है जो सीधा जाकर उस बीस्ट किंग को लगता है एंड उस तीर के लगते ही वो बीस्ट किंग मारा जाता है। यूरेन जल्दी से तीर शूट करने वाले की तरफ देखती है। ये तीर किसी और ने नहीं बल्कि आइंस्टाइन ने शूट किया था। उसका एरो सीधा जाकर इस बीस्ट किंग को लगा था एंड अभी के लिए उसके एरो की वजह से ये बीस्ट किंग मर चुका था। उस बीस्ट किंग के मरते ही आइंस्टाइन को अपने पावर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई पड़ता है। स्केयर्ड बर्ड रैंक का घोस्ट आंखों वाला बीस्ट किंग मारा गया। आपको इसकी 20 सोल हासिल हुई है। 0 से 10 स्केयर्ड बर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। अभी के लिए आइंस्टाइन काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।